हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 6th सेंचुरी बीसी की शुरुआत में टोटल 16 महाजनपद हुआ करती थी। इनमें से जो स्मॉल और वीक महाजनपद थी उनको बिगर और स्ट्रॉन्गर महाजनपद ने या तो हराकर अपने में मिला लिया या फिर समय के साथ उन्हें ख़त्म कर दिया। और इसके चलते मिडिल ऑफ 6th सेंचुरी बीसी तक सिर्फ 4 महाजनपद ही सर्वाइव कर पाई। ये 4 महाजनपद थी कौशल, अवंती, मगध और वत्स। इसके बाद अगले 100 सालों तक इन 4 महाजनपद के बीच पॉलिटिकल हेजेमनी के लिए वॉर होते रहे और इन वॉर्स के एंड में मगध विक्टोरियस इमर्ज हुआ और इस तरह मगध नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिकल एक्टिविटी का सेंटर बना। तो हम कह सकते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी में जो मोस्ट पावरफुल और प्रॉस्पेरस किंगडम इमर्ज हुआ वो था मगध। इसके बाद 5th सेंचुरी बीसी और 4th सेंचुरी बीसी में भी जो मोस्ट पावरफुल और प्रॉस्पेरस किंगडम था वो मगध ही था। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि मगध के पास ऐसी कौन सी एडवांटेज थी जिसकी वजह से मगध इतने लंबे समय तक मोस्ट पावरफुल और प्रॉस्पेरस किंगडम बना रहा। तो इसके 2 मेन रीजंस हैं। पहला ये कि मगध के पास एक बहुत ही स्पेशल ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज थी। दूसरा ये कि यहाँ के रूलर्स बहुत ही पावरफुल और एम्बिशियस थे। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर डिटेल में कवर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं मगध की ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस के साथ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मगध के पास एक बहुत ही फर्टाइल लैंड थी और इसका रीज़न ये था कि मगध अपर गैंजेटिक वैली और लोअर गैंजेटिक वैली के बीच में था, जिसकी वजह से यहाँ की लैंड बहुत ही फर्टाइल है। और इसका फ़ायदा मगध को ये होता था कि मगध का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था वो हमेशा सरप्लस में रहता था, यानी ये अपने लोगों पर ज़्यादा टैक्स भी लगा पाते थे। इसके अलावा मगध की कैपिटल राजगिरा के पास जो हिल्स हैं वहाँ पर आयरन ओर भारी मात्रा में अवेलेबल था और ये वो समय था जब आयरन से रिलेटेड ही टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे थे। तो ज़्यादा आयरन मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट और ज़्यादा प्रोग्रेस। इसके अलावा मगध के गया रीजन में कॉपर और आयरन के डिपॉजिट्स भी अवेलेबल थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये थी कि मगध की जो कैपिटल थी यानी राजगिरा, जिसे राजगीर भी कहा जाता है, ये 5 हिल्स से सराउंडेड थी। ये हिल्स नेचुरल फोर्ट यानी किले का काम करती थी और इसीलिए इस जगह को गिरीव राज भी कहा जाता था और इसे इम्प्रेग्नेबल माना जाता था। मतलब ये माना जाता था कि इस किले को भेदा नहीं जा सकता। और किसी भी महाजनपद के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती थी कि वो अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाए और यहाँ पर उनकी कैपिटल नेचुरली प्रोटेक्टेड थी। तो ये थी वो ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस जिन्होंने मगध की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी में मदद की। अब बात करते हैं मगध के पावरफुल और एम्बिशियस रूलर्स की। मगध में एक नहीं बल्कि कई सारे एम्बिशियस और टैलेंटेड रूलर्स थे जिन्होंने ये इंश्योर किया कि मगध लगातार एक्सपेंड होता रहे और प्रोग्रेस करता रहे। मगध के फाउंडर का नाम था बृहद्रथ और इन्हें ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है और इन्हीं के नाम पर मगध में बृहद्रथ डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। इनके बेटे का नाम था जरासंध, जिनका जिक्र हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है। बृहद्रथ डायनेस्टी के बाद यहाँ पर एक नई डायनेस्टी की शुरुआत हुई जिसका नाम था प्रद्योत डायनेस्टी। उसके बाद आई हर्यंक डायनेस्टी। सही मायने में मगध का जो राइज होना शुरू हुआ वो हर्यंक डायनेस्टी के समय में ही हुआ था। इसके पहले तक मगध इतना पावरफुल नहीं था। इसके बाद आई शिशुनाग डायनेस्टी और शिशुनाग डायनेस्टी के रूल के दौरान मगध ने बहुत ही तेज़ी से एक्सपेंड करना शुरू किया। इसके बाद नंद डायनेस्टी के रूल के दौरान मगध का एक्सपेंशन और तेज़ी से बढ़ा और अल्टीमेटली मौर्य डायनेस्टी के रूल के दौरान मगध अपने पीक तक पहुंच गया था। तो चलिए बात करते हैं इन डायनेस्टीज़ के पावरफुल और एबल रूलर्स के बारे में। शुरुआत करते हैं हर्यंक डायनेस्टी से। हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर थे बिग यानी बिंबिसार और ये वो समय था जब मगध तेज़ी से उभर रहा था और अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बिंबिसार ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस और मिलिट्री एक्सपीडिशंस का सहारा लिया। तो चलिए सबसे पहले इनके मैट्रिमोनियल अलायंसेस के बारे में जानते हैं। बिंबिसार ने कोसल महाजनपद की राजकुमारी कोशला देवी से शादी की और इसके बदले इन्हें डॉरी में काशी का रीजन मिला और काशी का रीजन एक बहुत ही हाई रेवेन्यू यील्ड करने वाला रीजन था। इससे मगध की इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिला। इसके बाद इन्होंने वृजी, जिसकी कैपिटल वैशाली थी, उसके अंदर जो लिच्छवी क्लैन था उसकी राजकुमारी चेलना के साथ शादी की। वैशाली मगध के नॉर्दर्न रीजन में है, इसीलिए इस शादी से मगध को ये फ़ायदा हुआ कि अब उनका नॉर्दर्न फ्रंटियर सिक्योर हो गया था। और ना सिर्फ सिक्योर हो गया था बल्कि यही समझिए कि इनका बॉर्डर अब नेपाल की हिल्स तक एक्सटेंड हो गया था। इसके अलावा भी बिंबिसार ने एक और शादी की थी और ये शादी की थी पंजाब की मद्र क्लैन की राजकुमारी से। तो अल्टीमेटली इन मैट्रिमोनियल अलायंसेस की वजह से मगध वेस्टवर्ड और नॉर्थवर्ड दोनों तरफ एक्सपेंड हो गया।
अब बात करते हैं बिग बी के मिलिट्री एक्सपीडिशंस की। बट इनके मिलिट्री एक्सपीडिशंस को जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इन्हें सेनिया या श्रेणिका भी कहा जाता था। वो इसलिए क्योंकि इनके पास एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी। इनफैक्ट ये पहले किंग थे जिनके पास अपनी खुद की स्टैंडिंग आर्मी थी। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब ये होता है कि आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फुल टाइम सोल्जर्स हैं, जबकि उस समय जो बाकी के राजा थे वो सिर्फ लड़ाई के समय अपनी सेना को तैयार करते थे। इसका मतलब उनकी सेना में जो लोग होते थे वो वैसे तो किसान या व्यापारी होते थे, लेकिन राजा के बुलाए जाने पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। तो चलिए देखते हैं कि बिग बी ने अपने जीवन काल में अपने रूल के दौरान कौन कौन से मिलिट्री एक्सपीडिशंस किए। तो सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सपीडिशन इनका था अंग महाजनपद के अगेंस्ट। इन्होंने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को डिफीट किया और ये एक पर्सनल दुश्मनी भी थी क्योंकि ब्रह्मदत्त ने बिंबिसार के फादर को डिफीट किया था। तो अंग के राजा को हराकर उन्होंने अपना रिवेंज पूरा किया। इसके बाद इन्होंने अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत महासेना से भी युद्ध किया। ये युद्ध काफ़ी समय तक चलता रहा। इस युद्ध का कोई परिणाम तो निकल नहीं रहा था, लेकिन जब चंद्रप्रद्योत महासेना जॉन्डिस यानी पीलिया से बीमार हो गए तो बिंबिसार ने अपने फिजिशियन जीवक को उनके पास भेजा। इसके बाद इस जेस्चर से चंद्रप्रद्योत महासेना काफ़ी खुश हुआ, लड़ाई रुक गई और दोनों में सुलह हो गई। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि बिंबिसार ने न सिर्फ मिलिट्री एक्सपीडिशंस बल्कि अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स और मैट्रिमोनियल अलायंसेस के चलते मगध की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया था। बिंबिसार ने 544 बीसी से 492 बीसी तक रूल किया। ये वो समय था जब महावीर और बुद्धा भी एग्जिस्ट करते थे और वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। इनफैक्ट महावीर तो बिंबिसार के दूर के रिश्तेदार भी थे। इनका बिंबिसार से क्या रिलेशन था उसको हम लोगों ने लाइफ ऑफ महावीर वाली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया था। अब यहाँ पर एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी थी और कंट्रोवर्सी ये थी कि ये दोनों ही रिलीजन ये क्लेम करते हैं कि बिंबिसार उनके सपोर्टर थे। हालांकि इस तरह का कोई भी एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है और जो भी एविडेंसेस अवेलेबल हैं उनसे सिर्फ इतना ही पता चलता है कि बिंबिसार ने बुद्धिस्ट संघ को कुछ गिफ्ट्स ज़रूर दिए थे। तो ये तो बात हुई बिंबिसार के रूल की। अब बात करते हैं उनके बेटे अजातशत्रु की, जिन्होंने 492 बीसी से 460 बीसी तक रूल किया। ये बिंबिसार की वाइफ चेलेना के बेटे थे। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि बिंबिसार ने जब अंग महाजनपद को एक्वायर किया था तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जिम्मेदारी इन्होंने अजातशत्रु को ही दी थी। तो अजातशत्रु जो है वो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व थे, लेकिन इनका एम्बिशन था कि वो जल्दी से जल्दी राजा बन जाएं। बट आप देख सकते हैं कि बिंबिसार 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक राजा रहे, यानी ऑलमोस्ट 52 ईयर्स तक। और ये और ज़्यादा भी रूल कर सकते थे अगर अजातशत्रु इन्हें ना मारते। अजातशत्रु ने इन्हें उठाकर जेल में बंद कर दिया और बिना खाना दिए काफ़ी दिनों तक जेल में रखा। कुछ हफ्तों के बाद इनकी डेथ हो गई और इस तरह 492 बीसी में अजातशत्रु का रूल शुरू हुआ। बट अजातशत्रु के राजा बन जाने के कारण एक फैमिली डिस्प्यूट होने लग गया था। बेसिकली बिंबिसार की दो वाइफ्स थी। एक थी चेलेना जो कि वृजी यानी वैशाली की राजकुमारी थी और दूसरी कौशला देवी यानी कौशल की जो राजकुमारी थी। अजातशत्रु चेलेना के बेटे थे। तो जब अजातशत्रु ने पूरी बेरहमी के साथ बिंबिसार को मारकर मगध के राजा बने तो इस बात से कौशला देवी बिल्कुल खुश नहीं थी। और आपको याद होगा कि इसी वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि जब कौशला देवी की शादी बिंबिसार से हुई थी तो डॉरी के रूप में बिंबिसार को काशी दिया गया था। और क्योंकि अब कौशला देवी अजातशत्रु के राजा बन जाने से खुश नहीं है तो कौशला देवी के भाई प्रसन्नजीत जो कि कौशल के राजा थे उन्होंने काशी को वापस ले लिया और ये रीज़न बना मगध और कौशल के बीच टेंशन का और इसीलिए इनके बीच में लड़ाई हुई। और इस लड़ाई में अल्टीमेटली अजातशत्रु की जीत हुई। और इस लड़ाई का फ़ायदा मगध को ये हुआ कि अब काशी तो वापस आ ही गया था, साथ ही साथ कौशल के राजा प्रसन्नजीत की बेटी जिनका नाम वजीरा था उनकी शादी अब अजातशत्रु से करा दी गई थी। बट बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। अजातशत्रु को शक था कि लिच्छवी क्लैन जो कि वृजी यानी वैशाली को बिलोंग करता है वो इस लड़ाई में कौशल को सपोर्ट कर रहा था। तो इसीलिए अजातशत्रु की अब दूसरी लड़ाई वैशाली के साथ थी। अजातशत्रु ने वैशाली को इस बैटल में हराकर इन्वेड कर लिया। इन दोनों बैटल्स की वजह से मगध एम्पायर अब पहले से भी बड़ा हो गया था क्योंकि अब मगध के पास काशी और वैशाली दोनों थे। तो हम देख सकते हैं कि बिंबिसार की ही तरह अजातशत्रु ने भी मगध के राइज और प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट किया। अजातशत्रु ने इन बड़ी लड़ाइयों को कुछ इनोवेटिव ऑर्नामेंट्स के थ्रू जीता था। उसके इनोवेशंस में रथ मूसल का नाम लिया जाता है।
रथमूषल बिल्कुल वही टाइप का रथ है जो आपने बाहुबली मूवी में भल्लाल देव के पास देखा होगा। इसमें रथ के सामने एक बड़ा सा ब्लेड लगा होता है जो घूमता रहता है और दुश्मन की सेना की मास किलिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा ये महाशिलाकांतिका को भी यूज़ करते थे। महाशिलाकांतिका एक बहुत ही बड़ा लकड़ी का कैटापुल्ट होता था जो कि बहुत बड़े बड़े पत्थर दुश्मन की सेना पर बरसा सकता था, उनके फोर्ट्स को तोड़ भी सकता था। तो ये दो इनोवेटिव आर्मामेंट्स थे जो कि अजातशत्रु अपने वॉर के दौरान यूज़ करते थे। अजातशत्रु ने 492 BC से 460 BC तक मगध पर रूल किया और उस समय के प्रचलित दोनों ही धर्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म, दोनों ही ये क्लेम करते थे कि अजातशत्रु उनके फॉलोअर थे। बट जनरल बिलीफ ये है कि अजातशत्रु शुरुआत में जैन धर्म को फॉलो करते थे, बट बाद में वो बुद्धिज्म से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। इनफैक्ट भरहुत के स्क्रिप्चर्स ये दर्शाते हैं कि अजातशत्रु बुद्धा के जीवन काल में उनसे मिले भी थे और महावामसा में ऐसा कहा गया है कि अजातशत्रु ने बुद्धिस्ट संघ के लिए कई विहार और चैत्य भी बनवाए थे। महावामसा श्रीलंका का हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है, जिसे ग्रेट क्रॉनिकल भी कहा जाता है, और इसे बुद्धिस्ट मॉन्क ने पाली लैंग्वेज में लिखा था। इसके अलावा एक और ज़बरदस्त चीज़ थी जो अजातशत्रु ने अपने जीवन काल में की थी। इन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को पैटर्नाइज किया था। इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो हम बुद्धिस्ट काउंसिल वाली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अजातशत्रु का रूल 460 BC तक चला। इनके बाद इनके बेटे उदयन ने इनको मार दिया और अल्टीमेटली 460 BC से 444 BC तक उदयन ने मगध पर रूल किया। उदयन के रूल के दौरान कोई बहुत बड़ी घटना तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी इन्हें याद रखा जाता है एक फोर्ट बनवाने के लिए, जो कि इन्होंने गंगा और सोन रिवर के कॉन्फ्लुएंस में बनवाया था, पाटलीग्राम में। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि ये फोर्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसे पाटलीग्राम में क्यों बनवाया गया। तो आप देख सकते हैं कि हरिंग डायनेस्टी के शुरुआती दौर में राजगिरा जो है वो मगध के सेंटर में हुआ करती थी, वही कैपिटल भी थी। लेकिन उदयन के बाप दादाओं ने जो एक्सपेंशन किया उसकी वजह से अब राजगिरा मगध के सेंटर में नहीं था। तो ऐसे में पाटलीग्राम एक एरिया ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस बनने लग रहा था। तो इसीलिए उदयन ने पाटलीग्राम में एक फोर्ट बनवाया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने हरिंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मगध की बाकी की डायनेस्टीज़ को भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।